एक इलेक्ट्रिक कार ना चलाने वाले लोगों को डराती है और चलाने वाले लोगों को खुश करती है। आखिर यह डिफरेंस क्यों है? क्यों इलेक्ट्रिक कारों को लेकर इतने ज़्यादा मिथ है हम सब में? यही बात करते हैं इस वीडियो में और साथ ही परखते हैं टिगोर ईवी कैसी है यह कार इलेक्ट्रिक में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर देखने की बात आए तो सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी इस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट पर, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। ओवरऑल ये लेआउट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको एक्वा कलर की लाइनिंग मिलती है जो इसके लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करती है। यहाँ आपको कवरिंग मिल जाती है, इस पर ईवी की बैजिंग है। नीचे भी आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी की ग्रिल देखने को मिलती है। फ्रंट से देखने में यह कार टिपिकल टिगोर ही लगती है, बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आपको एक्सेंट मिल जाते हैं एक्वा कलर के, जो थोड़ा अलग आपको फील कराते हैं। दिखाते हैं साइड से वहाँ भी क्या कोई चेंजेस है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी इस ईवी बैजिंग पे, जो बताता है कि यह एक इलेक्ट्रिक कार है। नीचे आपको 14 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं जिस पर कि यह कवरिंग रखी गई है और 175 प्रोफाइल्स के टायर आपको मिलते हैं और यह रीजनेबल साइज का आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है जिस पर कि इंडिकेटर रखे गए और यहाँ पर कोई बड़े चेंजेस नहीं है, बस ये छोटा सा एक स्टिकर दे रखा गया है जो थोड़ा अलग सा फील कराता है। ओवरऑल देखने में साइड से काफ़ी अच्छी लगती है यह कार। अब दिखाता हूँ कि रियर में क्या चेंजेस है बड़े, जो आपको एक नॉर्मल कार में नहीं मिलते हैं। देखिए, ये जो लाइटिंग है यह क्लियर हो गई है और क्लियर लाइटें टिगोर में आने लगी थी 2018 में। तब से यह देखने में काफ़ी अच्छी और रिच फील कराती हैं। यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है, नीचे आपको कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे गए हैं और एक्वा की लाइनिंग यहाँ भी दे रखी गई कलर में, ताकि आपको पता चल सके कि यह एक इलेक्ट्रिक कार है। और यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग मिलती है और नीचे मिल जाती है जिप्ट्रॉन, जो कि जिसे कि वह अपनी मोटर को नाम देते हैं। और बूट स्पेस की बात आए तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 316 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसको खोलना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि बटन अलग दे रखा गया है और पकड़ने के लिए जगह अलग दे रखी गई है। लेकिन हाँ, 316 किलोमीटर काफ़ी रीजनेबल है, मैं ये कहूँगा। यहाँ पर आप काफ़ी सामान रख सकते हैं और साथ ही आपको टायर दे रखा गया है क्योंकि इसके ठीक नीचे बैटरी पैक भी मौजूद है। कार के फ्रंट बे में एक्चुअल में आपको मोटर मिलती है और यह 75 PS की पावर देती है 175 Nm टॉर्क के साथ, और यह बेहतरीन मोटर आपको हर समय शानदार टॉर्क प्रोवाइड करती है। और हाँ, यह फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी के साथ आती है। लगभग 65 मिनट में यह 85% कार को चार्ज कर देती है। ऊपर भी कवरिंग दे रखी गई है ताकि गर्माहट वगैरह बाहर ना आए। बाकी कोई नॉइज़ वगैरह की तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक कारों में नहीं होती है। हालांकि रीजनरेशन के समय यह कार थोड़ा अलग परफॉर्म करती है, यानी उस समय आपको थोड़ा सा नॉइज़ वाइब्रेशन फील होता है, वो भी रीजनरेशन मोटर की वजह से। बाकी कोई खास बड़ा ऐसा चेंज नहीं है। हाँ, यह नीट एंड क्लीन बे है। हाँ, यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता है जिसे कि हम फ्रंक कह के बुलाते हैं सामान रखने के लिए, वो यहाँ पर जरूर नहीं है। अगर टिगोर ईवी के इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लेविश इंटीरियर की उम्मीद नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल की बनी हुई स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इस पर कोई लेदर फिनिश नहीं है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और वॉइस कमांड वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस तरफ आपको हॉर्न सिस्टम दे रखा गया है और कुछ खास नहीं, नीचे से फ्लैट बॉटम है और इसको भी आप केवल टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते हैं। पीछे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर भी मौजूद है, रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, ट्रिप मीटर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, किस आप सिस्टम पे चल रहे हैं, न्यूट्रल है, रिवर्स ड्राइव या स्पोर्ट्स मोड, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आपको कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद है। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन सिस्टम यानी जब भी आप ब्रेक लगाते हैं अपनी कार में, यह कार उस पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके खुद को बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल करती है। यानी जितनी बार आप ब्रेक लगाते हैं कार की बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती है। हालांकि वो इतनी चार्ज नहीं जाती कि आप उसे 100-200 किलोमीटर चला लें, लेकिन हाँ, अगर आप 160-70 किलोमीटर की रेंज है
तो आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का इंतजाम हो जाता है उन ब्रेकिंग की पावर से। हाँ, यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा गया है, हरमन सोर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है, ब्राइटनेस काफ़ी कम है, उसको लेके थोड़ी शिकायत है, और स्क्रीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यह एक एंट्री लेवल कार है, उस हिसाब से नॉट बैड एट ऑल। मुझे ये जो एक्वा कलर की लाइनिंग है ये काफ़ी अच्छी लगती है, इससे थोड़ा अलग सा नज़र आता है इंटीरियर, और यह टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। फिट एंड फिनिश को लेकर थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, जैसे इस तरफ हिस्से में शिकायतें हैं, इधर भी उतनी अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं है, नीचे भी अच्छी नहीं है, लेकिन इस हिस्से को लेकर उतनी दिक्कत नहीं, केवल एक इस हिस्से को छोड़ दें तो यह काफ़ी फिंजी सा फील होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपको थोड़ा सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, थोड़ा सा क्यों, अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाता है। एसी कूल्ड है, यानी कि आप इसमें कोई भी सामान ठंडा रख सकते हैं। इस तरफ आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन, नीचे यूएसबी पोर्ट्स और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ज़रूरत की सब चीज़ यहाँ भी मौजूद है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं गियर के नाम पर। आपको यहाँ भी आपको डे नाइट का ऑप्शन मिलता है। बस ज़रूरत की सारी चीज़ें हो गई। सीटें कंफर्टेबल हैं और साइज भी इनका ठीक ठीक है इस सेगमेंट के अनुसार। पीछे बताते हैं कितनी जगह और बची है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अनुसार। रियर सीट के स्पेस की बात की जाए तो अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि नीचे का हिस्सा काफ़ी खुला खुला रहता है, थोड़ा और लंबी सीटें होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हेडरूम भी ठीक ठीक है, रीजनेबल है, कोई शिकायत नहीं, बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाता है। और यहाँ भी आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी है। हाँ, इनकी बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं, जैसे आपने नोटिस किया होगा, मुझे निकालने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ी है। इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें हैं। हेडरेस्ट भी फिक्स है, हालांकि मुझे शिकायत नहीं, क्योंकि मेरी हाइट के अनुसार काफ़ी ठीक है और अच्छे स्पॉन्जी भी है। ओवरऑल ये जगह ठीक ठीक है, कोई बड़ी शिकायत आपको नहीं होगी इस कार के साथ। और हाँ, म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी ठीक ठीक है, उसको लेके भी मुझे कोई अफसोस या शिकायत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक मिल जाता है आपको इस प्राइस के अनुसार। टाटा टिगोर ईवी 3-4 बड़े मिथ तोड़ देती है। सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि इलेक्ट्रिक कारें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो 11,99,000 रुपीज़ से स्टार्ट होने की वजह से यह कार नियर टू अफोर्डेबल हो जाती है। पहला मिथ तोड़ा इसने। दूसरा मिथ, इलेक्ट्रिक कारों में पावर नहीं होती है। वह मिथ भी यह बड़े आसानी से तोड़ देती है, यानी कि आप जैसे चाहे वैसे इसे यूज करें, ओवरटेकिंग भी आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं। तीसरा मिथ, बहुत से लोग आज भी हमसे पूछते हैं इलेक्ट्रिक कारें किस काम की सर, उसमें तो एसी होता ही नहीं है। जब आप चलाओगे तभी तो आपको पता चलेगा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि घर के एसी में कौन सा पेट्रोल डीजल लगता है, मुझे बताना। हाँ, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, तभी लोगों को असलियत में समझ में आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक कार में एसी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। अब लोग सबसे बड़ा जो सवाल करते हैं, क्या ब्रेकिंग भी अच्छी होती है? हाँ, ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत शानदार है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कारों का नेचर है उस हिसाब से ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं रेगुलर मिथ के अलावा जो मुझे करनी ही चाहिए इस कार को ड्राइव करते समय। राइड क्वालिटी अच्छी है, टाटा की अधिकतर कारों में अच्छी होती है और वो यहाँ भी हमें साफ साफ दिखती है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। बॉडी रोल है, चूँकि यह काफ़ी अच्छा पिकअप लेती है तो बॉडी रोल फील होता है, तो बॉडी रोल है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मिनिमल है। स्टीयरिंग फीडबैक ये ज़रूर अच्छा हो सकता था, मेरे हिसाब से इसकी ट्यूनिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पाई, इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे शिकायत ज़रूर है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं, सब कुछ बढ़िया से दिखता है। साथ ही आपका अप्रोच भी हर चीज़ तक पहुंच जाता है, मतलब एर्गोनॉमिक वाइज कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है जिसमें आपको समस्या आए। केवल ये जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल से थोड़ा आगे हाथ बढ़ा के करना पड़ता है, बाकी इसको लेके भी कोई शिकायत नहीं है। एक चीज़ को लेके आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि इसके हॉर्न बिल्कुल साइड में दिए हुए हैं। हाँ, वो आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि टाटा ने अपनी कुछ कारों में इस तरह के हॉर्न सिस्टम दे रखे हैं
और ऐसे ही आपको रेनो की एक आध दो कारों में भी मिलते हैं। थोड़ा सा आपको आदत बन जाएगी कुछ ही दिनों में, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, उसको लेके भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यानी ओवरऑल कार चलाने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस कार में एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस वाली बात है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके भीतर कोई इंजन नहीं है। और मोटर का एक नेचर होता है कि वह पूरी ताकत बिल्कुल शुरुआत से लगाती है और कुछ कुछ वैसे ही बिहेव करती है जैसे आपके घर के पंखे बिहेव करते हैं। हाँ, ये इंडक्शन मोटर आपको जैसे ही आप पैर दबाते हैं तुरंत स्टार्ट हो जाती है और फुल पावर के साथ होती है। इंजन में क्या होता है कि इंजन थोड़ी देर बाद पावर पकड़ता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यह आपको बिल्कुल शुरुआत से ही पावर अच्छी पकड़ लेती है, यानी आपको पूरा मज़ा मिलेगा इस कार में भी। दूसरी चीज़, जो आपको टॉर्क प्रोवाइड होता है वह भी थ्रू आउट बना जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, थ्रू आउट का मतलब है कि आप अगर 1 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तब भी आपको मिलेगा, आप चाहे 120 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तब भी आपको पूरा टॉर्क मिलेगा। यानी टॉर्क बैंड में आके गियर चेंज करना या ओवरटेक करने वाला झंझट नहीं है, यानी आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। सिटी में चलाने के लिए, देखिए, सिटी में चलाने वाला व्यक्ति हर कोई ये चाहता है उसे कम से कम जगह में गाड़ी पार्क हो जाए, यू टर्न ले सके, वह यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप आसानी से इस कार को शहर में भी बड़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा मिथ और बचा है वह है गियर बॉक्स को लेकर। देखिए, हर इलेक्ट्रिक कार ऑटोमेटिक सेटअप के साथ आती है, यानी उसमें कोई क्लच वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता है और यह सीधे सीधे बिजली के पंखे की तरह है, जितना चाहो उतना तेज कर लो, जितना चाहो उतना धीमा कर लो, बस वैसे ही ये मोटर है। यानी आपको सारी पावर तो मिल ही रही है, तो फिर इसमें गियर बॉक्स लगाने की ज़रूरत ही क्या है। यानी आपको सीधे रिवर्स में डाल लीजिए, सीधे फ्रंट कर लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप फुल स्पोर्ट्स मोड में ऑन कर लीजिए, यानी आपको अच्छी खासी पावर मिल जाएगी आपको। अब सबसे बड़ी समस्या जिसको लेके आज भी हम इंडियंस दुविधा में हैं वो ये, बीच रास्ते में बंद पड़ गई तो क्या होगा। देखो, ऐसा तो होता नहीं है, हम सब घर से जब भी चलते हैं तो कार में पेट्रोल देखते हैं कितना बचा है, बस वैसे ही हम इसमें देखते हैं चार्जिंग कितनी बची है, उसी हिसाब से अपनी चार्जिंग मैनेज करते हैं। नॉर्मली हम इंडियंस थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है दूसरों से। वो स्मार्ट ये है कि हम इसे घर पर ही चार्ज करते हैं, और घर पर चार्ज करने की वजह से आपको एक तो चार्जिंग की कॉस्ट काफ़ी कम लगती है। लगभग इसे जीरो तो होता नहीं, एक्चुअली में 10% और 15% होता है। वहाँ से अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो 100% चार्ज होने में लगभग 26-27 यूनिट खर्च होते हैं, और उस 26-27 यूनिट की बिजली में जितनी चार्ज होती है आप इसे बड़ी आसानी से लगभग 170 किलोमीटर चला लेते हैं। यानी उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता है, आप इतना आसानी से यूज कर लेते हैं। इससे ज़्यादा चलते समय थोड़ा सा मतलब बहुत खास संभाल के चलेंगे तभी संभव है, और अगर आप बहुत रफ चलाते हैं, स्पोर्ट्स मोड में ही चलते हैं, तो 145-50 तक ये आसानी से फिर भी आपको दे ही देती है। यानी रेंज एक प्रैक्टिकल रेंज है। हम इंडियंस लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप अपने आप से देखें, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको लगेगा आपके आगे 3 कारें खड़ी हैं, वो सब 500-500 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, और उन 500 रुपये के पेट्रोल में उनकी कार मुश्किल से 60 किलोमीटर चलती है। यानी एक आदमी को 60 किलोमीटर के लिए फ्यूल डलाने की ज़रूरत पड़ती है, ये तो उससे कई गुना ज़्यादा चल रही है, लगभग 160। यानी एक बार चार्ज कराने पर आपको यह कार कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल रेंज देती है जितना कि हम इंडियंस को ज़रूरत पड़ती है। बस एक कहावत मशहूर है, हर किसी को भूख ज़्यादा रहती है भले उसकी ज़रूरत ना हो। हमें चलना कम होता है और हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। बस हाँ, वो डिमांड भले आपकी पूरी ना हो लेकिन ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है। ज़रूरत और डिमांड में अंतर है, ये बात आप समझ गए होंगे। डिमांड ज़बरदस्ती की जाती है और ज़रूरतें सिर्फ काम की होती हैं। तो आपके काम की ज़रूरतें यह पूरी कर देती है। यानी आप शहर में कितना चल सकेंगे एक नॉर्मल कंडीशन में इंसान। हमने देखा है अधिकतर लोग 70-80 किलोमीटर आते जाते हैं,
जो ज़्यादा चलते हैं, उनको ज़्यादा चलने वाला व्यक्ति कहा जाता है, उनके लिए भी 2 दिन में एक बार चार्ज करना काफ़ी होता है। और जो कम चलते हैं, 12-15 किलोमीटर डेली चलते हैं, उनके लिए हफ्ते में एक बार चार्ज करना भी काफ़ी होगा। यानी एक बार चार्ज कीजिए और एक हफ्ते मस्त होकर चलाइए। ऐसी सुविधा नॉर्मली नहीं मिलती है, वह भी इकोनॉमिक रेंज की कार में। और टाटा ने यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट दिया है, वो ये कि यह कार उस मिथ को तोड़ देती है। यानी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अफोर्डेबल के बिल्कुल करीब है। अब आपके सारे डाउट मैंने उम्मीद है क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो एक तरीका है उसका, आप ट्विटर पे आ जाइए, वहाँ हैशटैग यूज कीजिए IVA2020 और अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। खरीदनी चाहिए या नहीं, बात करते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बात की जाए, सबसे पहले बात करता हूँ कार की सेफ्टी के बारे में। क्रैश टेस्ट रेटिंग भी इसको 4 स्टार मिल चुके हैं, यानी वहाँ भी यह बेहतर है। बाकी सेफ्टी फीचर्स भी रीजनेबल इसके भीतर मौजूद है, उनको लेके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये ओवरऑल पैकेज के तौर पर बेहतर ऑप्शन है? देखिए, जो लोग यह गलतफहमी में हैं कि इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर है, उनको शायद पता नहीं, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार है, भारतीय बाजार में मौजूद है और फ्यूचर नहीं है, उनका प्रेजेंट है। हम जबरदस्ती पेट्रोल और डीजल कारों के पीछे पड़े हैं। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक पे आधी से ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है, यानी नई कारें अधिकतर इलेक्ट्रिक ही बिक रही है कई कंट्रीज़ में। लेकिन अभी इंडिया थोड़ा सा पीछे चलने का आदी है, तो हम अभी भी पेट्रोल और डीजल कारें ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का माहौल तैयार है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, टाटा पावर जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने ऑलरेडी दिल्ली NCR में 1400 चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं। अगर बाकी सबके जोड़ दें तो 2000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन अकेले दिल्ली शहर में मौजूद है। और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। बस आपको हिचक तोड़कर आगे आकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की ज़रूरत है। कीमतें भी काफ़ी कम हो गई हैं, 12 लाख से शुरू जाती है और काफ़ी कम आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी पे करने पड़ते हैं। अलग अलग स्टेट्स में आपको सब्सिडी भी मिलती है, जिसके लिए आपको लोकल डीलर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। यानी मेरी तरफ से खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन है। और अब आपके भीतर सोच में बदलाव आना चाहिए, यानी अब आपको इलेक्ट्रिक कारों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इंडियंस अब और देर नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।